नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कहा था कि हम बातचीत करने वाले हैं इतिहास के ऊपर सबसे पहले, और सबसे पहले इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो यह एक पहला सेशन है, पहला लेक्चर है। आप लेक्चर वाइज देखते रहिएगा। आपके थंबनेल पर लिखा होगा लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। इसमें भी हो सकता है पार्ट 1 आ जाए, पार्ट 2 आ जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। तो आप उसको कॉपी पे कंटिन्यू लिखिएगा। लेक्चर 1 तक पढ़े हैं, लेक्चर 2 तक पढ़े हैं, फिर ऐसे करके देखिएगा, ठीक है। ये चीज़ें आप करिएगा। तो हम लोग आज इतिहास की शुरुआत करने वाले हैं और यह काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। और हमारा दावा है कि आप बहुत अच्छे समझ विकसित कर सकते हैं इस लेक्चर को देखने के बाद, ठीक है। कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं जो आपसे नहीं बनेगा, याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और आप एक वहाँ तक आपका लेवल जो है ना वहाँ तक पहुँच जाएगा जहाँ आम आदमी का नहीं है, जहाँ आम लड़कों का नहीं है, ठीक है। आप विश्वास रखिए, भरोसा रखिए और शुरुआत करते हैं। हम लोगों ने कहा था कि इतिहास की शुरुआत करेंगे। इतिहास में जो सबसे पहला चैप्टर है जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद। और आज हम लोग इसी के ऊपर बातचीत करने वाले हैं। देखिए, हम लोग चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले राष्ट्रवाद क्या है और पूरा यूरोप से क्या मतलब है इसका। देखिए, यूरोप एक महादेश है। दुनिया में आप लोग पढ़े होंगे कि 7 महादेश है, उसी में से एक महादेश यूरोप है। यूरोप के अंतर्गत आज बहुत सारे देश हैं, लगभग आज 50 देश हैं यूरोप के अंतर्गत। पहले कम थी, अब टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित हो गई है, तो अब 50 के आसपास है, ठीक है। राष्ट्रवाद का क्या मतलब है कि जब व्यक्ति अपने देश के लिए चिंतन करने लगते हैं, चेतना का उजागर करने लगते हैं, अपने देश का निर्माण करने के बारे में सोचते हैं, तो राष्ट्रवाद कहा जाता है। मतलब देशभक्ति आप एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है, उसे राष्ट्रवाद कहा जाता है। देखिए, अब राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। आप जैसा अभी जी रहे हैं वैसे पहले लोग नहीं जी पाते थे, ठीक है। आप जितनी ज़िंदगी को अभी आसान देख रहे हैं, आप सुबह सो के उठते हैं, खाना पीना खाते हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, आपके सामने खुली दुकानें हैं, इसके बाद सभी चीज़ें शांति शांति से दिखती हैं। ये चीज़ें पहले नहीं थी। और पहले क्या था, पहले राजतंत्र था। अभी क्या है, लोकतंत्र है। राजतंत्र में क्या होता था, राजाओं का शासन होता था, और राजाओं का अच्छा होना और गलत होना आम बात थी। कभी कोई राजा ठीक था, थोड़ी बोली ठीक था तो बात बन जाती थी, जनता लोग ठीक ठाक से रह लेते थे। और कोई राजा खराब आ गया तो फिर बर्बादी शुरू हो जाती थी, लोग परेशानियों में डूबने लगते थे। तो ऐसा ही हुआ यूरोप के देशों में सबसे पहले, क्योंकि भारत में उस समय काफ़ी धन संपत्ति थी और भारत में ब्रिटिश का प्रभुत्व आया ही था। और उस टाइम तक भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था, तो भारत में दिक्कतें थी नहीं। अब एक बात है कि जहाँ पर समस्या होगी वहीं पर नई चीज़ों का क्या होगा, उजागर होगा। तो क्या हुआ, यूरोप में सबसे पहले परेशानियाँ आई, यूरोप के लोग परेशान होने लगे, यूरोप में भूखार आने लगी, मतलब भूखमरी आने लगी। इसके बाद सुखाड़ भी आई, बहुत सारी दिक्कतें एक साथ आने लगी, राजाएं बिल्कुल बेकार थी, तो ये चीज़ें सामने आने लगी, तो जनता परेशान होने लगी। जनता जब परेशान होती है तो अपने सरकार के प्रति, अपने राजा के प्रति आक्रामक होती। जैसा कि आप लोग अभी भी देखते होंगे कि बच्चे आंदोलन करने चले जाते हैं। जैसे हमारे छात्र लोग हैं, वो कई बार, हम लोगों ने भी इसमें शामिल हुआ है, तो कई बार आंदोलन में चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं, क्योंकि हम सरकार से खुश नहीं होते हैं, इसलिए हम लोग कहाँ शामिल हो जाते हैं, आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। तो पहले भी ऐसा ही होता था। जब राजा को मतलब जब राजा की अयोग्यता बढ़ जाती थी तो लोग आंदोलन करने निकल पड़ते थे रोड बस्ती पर और सरकार के खिलाफ नारा लगाना शुरू करते थे। तो यही हुआ वहाँ पे। तो सबसे पहले जो इसकी शुरुआत हुई, जिसको हम लोग 1789 की क्रांति कहते हैं, 1789 की क्रांति कहते हैं। इसे फ्रांसीसी क्रांति भी कहा जाता है, ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति भी कहा जाता है। 1789 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था, इसमें क्या था बेसिकली कि अमीर लोग अमीर होते जा रहे थे, गरीब लोग गरीब होते जा रहे थे, लोग बहुत सारे दिक्कतें झेल रही थी। उस टाइम का जब राजा था शायद लुई 14वां, बहुत बेकार राजा था। और लुई 16वां था। लुई 16वां बहुत बेकार राजा था। लुई 14वां ठीक ठाक था, लुई 15वां थोड़ा सा खराब, और लुई 16वां पूरा बेकार राजा था। दिक्कतें भर भर के आ रही थी, दिक्कतें सामने बहुत ज़्यादा थी। और उसकी जो बीवियाँ थी वो फिजूल खर्ची थी, उनको जनता से कोई मतलब नहीं था, राजा को भी कोई जनता से मतलब नहीं था, जनता मरे जरे ऐसा कुछ था।
तो भूखमरी की शिकायतें बहुत ज़्यादा थी, खाने पीने के लिए कुछ चीज़ें थी नहीं, ब्रेड की दिक्कतें आ रही थी। तो जनता हाहाकार मचा दी और चारों तरफ आंदोलन करने लगे सरकार के विरोध में, और रोड पर सड़क पर आ गए। कई जगह तोड़फाड़ किया, सरकारी चीज़ों को भंग कर दिया। और इतना होते होते 1789 में क्रांति हुई। 1790 में राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी। 1791 में उसकी हत्या हो गई। फिर उसी टाइम एक व्यक्ति है नेपोलियन, जिसका नाम आप लोग सुने होंगे। तो नेपोलियन जो है उस टाइम आया। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस में सैनिक हुआ करते थे, और सैनिक में वो अव्वल सैनिक थे, बहुत जान पहचान था उसका। तो वो राजा बन गए, अपने हाथों में उन्होंने सैनिक शासन ले लिया, ठीक है। और वो भी बहुत ज़्यादा प्रतिक्रियावादी था, वो भी कुछ किया नहीं। वो दुनिया देशों को और जीतना चाहा, दूसरे दूसरे देशों पर आक्रमण करता था, उसको परेशान करने की कोशिश करता था। ये चीज़ें चलती रहती थी फ्रांसीसी क्रांति के बाद भी, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति में एक खास बात ये हुई कि जनता जागरूक हो गई कि अगर हम चाहेंगे ना तो सरकार गिरा सकते हैं, और लोकतंत्र और देश की भावनाएं बढ़ने लगी, ठीक है। और नेपोलियन बोनापार्ट बहुत लंबे समय तक चला, और 1789 के बाद 1810 आते आते नेपोलियन की शक्ति समाप्त हो गई, क्योंकि सभी देश एकजुट होने लगे थे और इसका विरोध करने लगे थे। तो नेपोलियन की शक्ति समाप्त हो गई। नेपोलियन बहुत प्रतिक्रियावादी था, आक्रामक था, लोगों पर आक्रमण करता था, तो वहाँ की जनता इसके विरोध में आवाज़ उठाते थे। इससे क्या होता था कि एकजुटता की भावनाएं बढ़ती थी, आपस में लोग एकजुट होना चाहते थे, और वही हुआ। बाद में 1810 के बाद 1815 में सभी देशों ने मिलकर संधि किया, जिसे हम लोग वियना सम्मेलन कहते हैं। क्या कहते हैं? वियना सम्मेलन। अभी सिर्फ आपको सुनना है, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा मैं खुद बताते जाऊंगा कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको ध्यान से सुनना, ठीक है। अब आता है वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन 1815 में हुआ। कहाँ पर हुआ? ऑस्ट्रिया में हुआ था। समझते हैं इसको। देखिए क्या हुआ था। सभी देशों ने सोचा कि अब एक सम्मेलन किया जाए, और जो पुरानी व्यवस्था थी, अब देश उथल पुथल में, सभी लोग उथल पुथल में हो गए थे, विरोध में आ गए थे। तो उन लोगों को कहा कि तुम लोग शांत रहो, हम पुरानी व्यवस्था को फिर से अप्लाई करेंगे। तो वियना में एक सम्मेलन किया। तो ऑस्ट्रिया के जो उस टाइम में चांसलर थे, जिसका नाम था, इसका जो चांसलर था उसका नाम था मेटरनिक, ठीक है। और मेटरनिक ने क्या किया? इसका अगुवाई किया, मतलब मेजबानी किया, मतलब हम मेन आदमी हैं ऑस्ट्रिया के, और उन्होंने ही कहा कि आप मतलब आइए, आप लोग आइए, बैठ के विचार करते हैं। मतलब जो हेड होता है ना, वो था मेटरनिक ऑस्ट्रिया के। तो इन लोगों ने, इसमें बहुत सारे देशों ने भाग लिया था। प्रसा लिया था, ऑस्ट्रिया लिया था, अमेरिका लिया था, फ्रांस लिया था, ये सभी देशों ने भाग लिया था, ठीक है, वियना सम्मेलन में। और वियना सम्मेलन में भाग लेने के बाद 1815 में नेपोलियन की शक्ति समाप्त हो गई, लगभग खत्म हो गया। अब वो कोई उसके पास पावर नहीं रह गई, दो देशों ने सभी मिल गए। और इसी टाइम एक आदमी का उजागर हुआ, मेटरनिक का। और मेटरनिक बहुत ही घोर प्रतिक्रियावादी शासक था, और ये अपना स्टार्ट करता है जर्नी, मतलब नेपोलियन का खत्म होता है और इसका स्टार्ट होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि वियना सम्मेलन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन। तो आप लिखिएगा, वियना सम्मेलन 1815 में किया गया था, हुआ था, जो ऑस्ट्रिया में हुआ था। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने इसकी मेजबानी करी थी, मतलब अगुवाई करी थी, ठीक है। इसमें रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया, फ्रांस और रूस सभी देशों ने, मतलब ब्रिटेन भी इसमें शामिल था इस 1815 के सम्मेलन में, और सभी देशों ने मिलकर अपनी एक संधि बना ली, ठीक है। तो उसमें लिखिएगा कि इसमें ये देश शामिल हुए थे, और उन्होंने पुरानी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, पुरानी व्यवस्था कौन सी थी? राजाओं वाली, जो पहले चल रही थी, मतलब जनता को शांत करने के लिए ऐसा कुछ किया जा रहा था, ठीक है। और वो पुरानी व्यवस्था को पुनः लागू करने का प्रयास किया। 1815 के सम्मेलन के बाद नेपोलियन की शक्ति समाप्त हो गई, और ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे यानी मेटरनिक का शासन शुरू होता है। मेटरनिक भी एक घोर प्रतिक्रियावादी शासक था। यही लिखिएगा आप 1815 यानी वियना सम्मेलन में, ठीक है। इसको VVI समझिए, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्लियर हुआ? 1815 के बाद क्या होता है कि लुई 18वां राजा बनता है। और लुई 18वां जब राजा बनता है, मतलब कुछ चीज़ों को हम लोग स्किप भी कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लुई 18वां राजा बनता है, और लुई 18वां जब राजा बनता है फ्रांस में, और तो वहाँ पे क्या होती है, चीज़ें ठीक ठाक करने की कोशिश की जाती हैं राजा के द्वारा। लुई 18 ठीक ठाक आदमी था, योग्य व्यक्ति था,
तो उन्होंने जो लोकतंत्रवादी और जनतंत्रवादी लोगों की जो भावना थी अपने देश के प्रति, उसको बचाए रखने का प्रयास किया। उनको कहा कि तुम लोग ठीक ठाक से रहो, कोई दिक्कतें नहीं है, जैसा है वैसा हम तुम लोगों को रहने देंगे, कोई खास दिक्कतें नहीं है, ठीक है। ऐसा लुई 18वां ने कहा। लुई 18वां ने बहुत सारे प्रयास किए कि बात बनी रहे, ठीक है। तो लोगों ने इसका बात माना और बात बनी। बाद में क्या होता है, 1830 आते आते चार्ल्स दसम का नाम आप लोग सुने हो, नहीं तो आप लोग देखिएगा इतिहास में, पाठ्य पुस्तक में उसकी इमेज वगैरह सब दी होगी। तो चार्ल्स दसम राजा बनता है और वो जो व्यवस्था थी जो लुई 18वां ने चालू की थी, लुई 18वां ने एक अध्यादेश पारित किया था, ठीक है। उस अध्यादेश में उन्होंने जनतंत्रवादी भावना जो थी, लोकतंत्रवादी भावना, यानी लोगों की जो ख्वाहिश थी उसको बचाए रखने की प्रयास किया। उन्होंने कहा कि आप जैसा चाह रहे हैं वैसा ही करने वाले हैं, ठीक है, कोई अलग चीज़ें हम नहीं करेंगे। तो ये किसने कहा था, लुई 18वां ने। बाद में चार्ल्स दसम आता है, उस व्यवस्था को समाप्त करने की कोशिश करता है। अब जब ये समाप्त करने की कोशिश करता है, लोग विरोध में आ जाते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, चार्ल्स दसम ने क्या करता है कि अपने एक प्रधानमंत्री बनाता है, पॉलीगेनक को। पॉलीगेनक बहुत हरामी आदमी था, प्रतिक्रियावादी था, घोर प्रतिक्रियावादी था, बहुत बेवकूफ़ आदमी था। और पॉलीगेनक ने क्या किया कि बहुत सारे अध्यादेश पारित किए और उस पर अध्यादेश में इस भावनाओं को समाप्त करने की कोशिश करी, ठीक है। ये घटना है 1830 की। पहले हम लोग समझ लेते हैं घटना को, फिर एक्सप्लेन करेंगे, क्वेश्चन क्या आएंगे। तो ये सब होने लगा, फिर जनता फिर बगावत करने बाहर निकली, रोड सड़क पर आई और फिर इसके विरोध में लड़ा। तो 1830 की क्रांति हुई, फिर जनता शांत हो गई, सरकार बदल गई, ठीक है। ये काम हुआ 1830 में। अब आपके सामने जो अगला क्वेश्चन बनेगा वो है जुलाई 1830 की क्रांति क्या है, क्रांति क्या है, ये आपसे एक प्रश्न बनता है। तो आप लोग क्या लिखिएगा, 1815 के बाद, ठीक है, यानी वियना सम्मेलन के बाद लुई 18वां का शासन आता है। लुई 18वां एक अच्छे व्यक्ति थे, योग्य व्यक्ति थे। उन्होंने जनता की भावनाओं को बचाए रखने का प्रयास किया। इसके बावजूद उन्होंने बहुत सारे कानून पारित किए जिससे जनता का भलाई हो और इसे लागू किया। बाद में 1830 आते आते लुई 18वें की शासन समाप्त हो जाती है और चार्ल्स दसम का शासन आता है फ्रांस में। चार्ल्स दसम, किसका नाम रखिएगा आप, याद रखिएगा, चार्ल्स दसम। चार्ल्स एक्स लिखा होगा, देखिएगा आप, ठीक है। चार्ल्स दसम का शासन कहलाता है। चार्ल्स दसम घोर प्रतिक्रियावादी शासक था और इसने पॉलीगेनक को प्रधानमंत्री बनाया। किसको प्रधानमंत्री बनाया, पॉलीगेनक। और पॉलीगेनक को प्रधानमंत्री बनाया। पॉलीगेनक भी काफ़ी घोर प्रतिक्रियावादी शासक था। अब दोनों में कॉम्बिनेशन तो अच्छा था, क्योंकि जो व्यक्ति जैसा होता है वो ऐसे ही व्यक्ति को ढूंढता है अपने लायक जो बात बन सके। तो पॉलीगेनक ने क्या किया कि बहुत सारे अध्यादेश और कानून पारित किया। तो आप क्या लिखिएगा, पॉलीगेनक को प्रधानमंत्री बनाया। पॉलीगेनक काफ़ी घोर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था और उसने अध्यादेश पारित किया और लोगों की, जनताओं की भावनाओं की दबाने की कोशिश करी, ठीक है। तो इसके विरोध में जो क्रांति हुई 25 जुलाई 1830 को, उसे ही, यह घटना कब हुई थी, 25 जुलाई 1830 को, जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं, जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। बात समझ में आई, क्लियर है? क्लियर है तो आप लोग लाइक करते चलिएगा और दोस्तों में शेयर भी करते चलिएगा और सब्सक्राइब भी करते चलिएगा, ठीक है। 1830 की क्रांति। आज पहला लेक्चर है तो हम लोग ज़्यादा बात करने से थोड़ा डर रहे हैं और सोच रहे हैं आज लाइट का भी इफेक्ट कम है, क्योंकि शायद विजुअल हो पाएगा कि नहीं सही से। आप लोग मेगापिक्सल बढ़ा लीजिएगा। तो आज हम लोग इतना ही पे रहने देते हैं। और आज हम लोगों ने क्या सीखा, यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद का क्या मतलब है कि पहले आज जैसे हैं, पहले वैसा नहीं था। पहले राजाएं शासन करती थी, लोग दुखी रहते थे, परेशानियों से उलझे रहते थे। तो एक समस्याएं उभर के आई, लोगों ने विरोध किया, जिससे ही राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई और यह भावना पूरे होते होते पूरे यूरोप में फैल गई। बाद में यूरोप में राष्ट्रवाद आई, जिसकी सबसे पहली शुरुआत 1789 फ्रांसीसी क्रांति से हुई थी। बात समझ में आई? और हम लोगों ने फिर बताया कि नेपोलियन बोनापार्ट शासन करता है, नेपोलियन बोनापार्ट की शक्ति समाप्त हो जाता है। फिर 1815 में ऑस्ट्रिया में एक सम्मेलन होता है,
फिर जुलाई 1830 की क्रांति आती है, फिर जुलाई 1848 की क्रांति पढ़ेंगे और सभी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। तो हमें लगता है कि सभी चीज़ों को हमने आज के वीडियो में लगभग कवर कर ली हैं, जहाँ तक पढ़े हैं वहाँ तक, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे बातचीत करेंगे। थैंक यू सो मच और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।